बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टम 2021 का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसके पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की चाहत कितनी होती है किसी भी एलिमेंट को अपने अंदर ऐड करवाने की, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम देते हैं। बच्चे ऑप्शन देखें, कहते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो नेगेटिव होती है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सेकंड वैल्यू होती है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही होती है। तो हम लोग सेकंड वैल्यू के बारे में क्या कहेंगे कि हमारे पास हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही होती है। तो बच्चे आप इसके ऑप्शंस के अंदर देखें, कहते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो ये गलत। बीटा के अंदर कहते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सारी की सारी नेगेटिव नहीं होती बल्कि सेकंड पॉजिटिव होती है। फिर चार्ली में कहता है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव देखने को मिलती है। डेल्टा में कहता है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये आपको राइट ऑप्शन के तौर पे देखने को मिल रहा होगा। आज तो ये भी मुकम्मल तौर पे स्टेटमेंट ठीक नहीं है। बच्चे आपके पास ग्रुप 2A के एलिमेंट्स और ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे अगर जनरली का वर्ड इस्तेमाल किया होता है तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होनी थी। एनी हाउ इन तमाम ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं द बॉन्ड विच इज बेस्ड ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, मीन टू से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान आपने बॉन्ड बनाना है। तो पॉजिटिव जो है वो हमारे पास कैटायंस होते हैं और नेगेटिव जो है वो हमारे पास एनायंस होते हैं। इनके दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होगा। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें चार्ली देखने को मिलेगा। कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट लिखा है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, और ये ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। जबकि मेटालिक बॉन्ड हमें पता है कि मेटल्स के केस में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के अंदर देखें, कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केमिकल बॉन्ड। बच्चे केमिकल बॉन्ड इनकरेक्ट बताना है। अल्फा ऑप्शन देखें, बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप करते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड बन रहा होता है। लाइक अगर आप लोगों ने CH4 बनाना है तो कार्बन का एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और दूसरी तरफ से हमारे पास हाइड्रोजन का एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो दोनों के दरमियान जो है वो हमें एक बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। फिर कहता है कि बॉन्ड इज फाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आयनिक बॉन्ड इसी तरह से बनता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ s ऑर्बिटल इज स्ट्रॉन्ग। तो बच्चे s ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड हमें पता है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फिर कहता है बॉन्ड फाउंड बाय द लार्ज साइज एटम इज स्ट्रॉन्ग। बच्चे याद रखिएगा जो लार्ज साइज एटम्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना हमारे लिए आसान हो जाता है, और लार्ज साइज एटम्स के केस में जो बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास जनरली हमें वीक देखने को मिलते हैं। इस वजह से हमारे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सोल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट। बच्चे यहाँ पे सारी के सारी अल्कली मेटल्स हैं, कार्बोनेट को हम लोग जरा एक्सक्लूड कर देते हैं। पीछे हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, और उसके बाद हमारे पास है रुबिडियम। साथ में सभी के साथ कार्बोनेट मौजूद है, हम लोग लिख लेते हैं। लिखें ना लिखें इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग वैसे ही इसका बता सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, कार्बोनेट्स। बच्चे अब टॉप टू बॉटम क्या होता है, हमारे पास साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन जो है वो आसान हो जाती है, मतलब इनका आयंस के अंदर कन्वर्ट होना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे आयोनाइजेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आयोनाइजेशन मीन टू से पानी के अंदर ऐड करेंगे तो ये फौरी तौर पे आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन टू से इनकी सोलबिलिटी जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चे याद रखिएगा जो अल्कली मेटल्स होती हैं टॉप टू बॉटम हमारे पास उनकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है मीन टू से एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू आयंस जो है वो बढ़ जाती है। अब रुबिडियम आसानी के साथ आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मीन टू से ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। जबकि लिथियम जो होता है इसका साइज कम होता है, जब साइज कम होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वहां पे हमारे पास इतनी आसानी के साथ आयनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। जब आयनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास लीस्ट सोल्यूबल होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेस सोल्यूबल होते हैं या फिर ना सोल्यूबल होने के बराबर होते हैं वो हमें लिथियम कार्बोनेट देखने को मिल रहा होता है। हमारे पास एक्सेप्शन भी आ जाता है
पेक्यूलर बिहेवियर के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, द नाइट्राइड्स ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस के नतीजे में कौन सी चीज़ है वो बना रहे होते हैं। तो बच्चे हमारी बुक के अंदर, पीटीबी के बुक में चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये रिएक्शंस लिखे भी हुए हैं। लाइक हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल मैग्नीशियम का नाइट्राइड लेते हैं Mg3N2, हम लोग इसका रिएक्शन करवा देते हैं वाटर के साथ। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है, एक हमारे पास अमोनिया बनेगा और एक हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास अमोनिया बनेगी, तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास अल्फा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फ्लेम कलर ऑफ कैल्शियम इन फ्लेम टेस्ट इज। तो बच्चे ये फेडरल की बुक में ऐसे चीज इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं आप लोगों को साइड में यहाँ पे पिक्चर लगा के भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑरेंज रेड आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स के कलर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो वो आप लोगों ने देख लेने, उनको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट मार्क कर ले या रजिस्टर्स के ऊपर लिख लें, तो वो सारे के सारे आप लोगों ने देख लेने हैं। ये चीज़ है वो आप लोगों को नम्स के टेस्ट के अंदर पूछी जा चुकी है और फर्दर भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, पूछा गया कि विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट। बच्चे हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल्स, हम लोग इनको तरतीब के साथ लिख देते हैं। हमारे पास मैग्नीशियम आएगा इनमें से सबसे पहले, वैसे तो बेरिलियम होता है, उसके बाद हमारे पास कैल्शियम आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम आ जाएगा, सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, बेरियम आ जाएगा। बच्चे इसने पूछा कि मोस्ट स्टेबल मेटल कार्बोनेट कौन सा है। अब मोस्ट स्टेबल को आप लोग किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जो स्टेबिलिटी होती है बच्चे आप याद रखिएगा लेटेस्ट एनर्जी से याद रखते हैं। लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो। हमारे पास यहाँ पे हमने चार्ज टू साइज रेशियो देखनी होती है। बच्चे जिसका साइज सबसे कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी मतलब हमें उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसकी स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास उतनी ही ज्यादा हमें देखने को मिल रही होती है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जिस चीज का साइज हमारे पास कम होगा उसकी लेटेस्ट एनर्जी जो है हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। जिस चीज की लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी हमें ज्यादा देखने को मिल रही होती है। तो इन ऑप्शन में से हमारे पास मैग्नीशियम जो है वो उसका साइज सबसे कम है, इस वजह से इसकी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। जब इसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी तो हम लोग बोलेंगे इसकी स्टेबिलिटी भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इंक्रीजेज अप टू। तो बच्चे हमारे पास ग्रुप 4B तक जो है वो हमारे पास इंक्रीज होता है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ऐसा चीज मौजूद है। टंगस्टन तक ये हमारे पास इंक्रीज होता है। जो टंगस्टन होती है वो हमारे पास किस ग्रुप से बिलोंग करती है, वो 4B से जो है वो बिलोंग कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 49, आइसोमरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज। तो बच्चे ये आइसोमरिज्म की एक टाइप है हमारे पास। टेटोमरिज्म इसकी एसएचएस है वो डेफिनेशन पूछी गई है, जिस तरह से आप लोग अमीनो एसिड्स के केस में डिस्कस करती हैं कि लाइक हमारे पास कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ आर ग्रुप है, एक तरफ COOH है और एक तरफ जो है वो हमारे पास NH2 मौजूद होते हैं। तो होगा क्या कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इस अमोनियम की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, आर आ जाएगा और यहाँ पे COO नेगेटिव देखने को मिलेगा और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव जो है वो देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन विद इन द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग जो है वो टेटोमरिज्म के हिसाब से डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हैज द फॉलोइंग कार्बन अटैच्ड टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है बच्चे, इसके अंदर बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे। आइसो की टर्म जो है ना, इन केस ऑफ एल्कोहल, इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, याद रखिएगा हमारे पास ये लगा हुआ है OH, आपके पास है आइसोब्यूटाइल, 3 कार्बन सेपरेट चेन में आएंगे और एक आपके पास आ जाएगा हमारे पास ब्रांच के केस में। तो यहाँ पे हम लोग ब्रांच लगाते हैं, कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है हम लोग ब्रांच लगा रहे होते हैं। बच्चे याद रखिएगा जब भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आता है ना, लाइक यहाँ पे हमारे पास OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, जब भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप होगा आपने उस फंक्शनल ग्रुप से ऑपोजिट साइड से सेकंड नंबर के ऊपर जो है वो ब्रांच लगानी होती है। आइसो जनरली किसको बोलते हैं कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर आप मिथाइल ग्रुप को लगा दें तो ये हमारे पास आइसो कहलाता है। लेकिन अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो फंक्शनल ग्रुप में आप किसी भी कार्बन से नहीं लगा सकते, फिर आपके लिए ये पर्टिकुलर हो जाता है कि भाई आपने ऑपोजिट टू दैट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो सेकंड कार्बन होगा उसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो मिथाइल ग्रुप को लगाना होता है। तो ये मेरे पास OH से ऑपोजिट साइड पे ये वाला कार्बन है, मैंने कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्रांच लगा दी। अब क्वेश्चन उसने पूछा कि हमारे पास हैज द फॉलोइंग कार्बन अटैच्ड टू द
हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये जो कार्बन है ये कौन सा है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी। तो बच्चे प्राइमरी कार्बन वो होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो, जो दो कार्बन के साथ अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास सेकेंडरी, जो तीन के साथ हो वो टर्शियरी, और जो चार के साथ है उसको हम लोग क्वाटरनरी का नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्टली आगे एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो इसको हम लोग प्राइमरी कार्बन का नाम देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि OH यहाँ पे लगा देते हैं, मतलब कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप को लगा देते हैं, फिर वो कहते हैं जनाब कि हमारे पास अब OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आगे दो कार्बन के साथ अटैच है तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन होगा। तो इस तरह से वो गलत कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स। बच्चे हमारे पास तीन तरह के अल्कोहल, एक प्राइमरी अल्कोहल आ जाता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल आ जाता है, सबसे लास्ट पे टर्शियरी अल्कोहल आ जाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देते ही नहीं है, ये एलिमिनेशन करवा के हमारे पास अल्कीन के फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कर रहे होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स में से आपके पास एल्डिहाइड मौजूद है तो आप लोगों के पास जो राइट ऑप्शन है वो 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मूव करते हैं। कहता है कि ब्यूटानोन ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2 7 और H2SO4 आपके पास कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बना रही होती है। बच्चे पहले हम लोग ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ब्यूटानोन हमारे पास कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, ये हमारे पास बन गया ब्यूटानोन। हमने इसको स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2 7 और H2SO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज करवाना है। बच्चे हमारे पास क्या है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन कौन सी कीटोन होती है, जिसमें C डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम ना हो, उसको हम लोग अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। और अनसिमेट्रिकल कीटोन का रूल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन का रूल ये होता है कि C डबल बॉन्ड हो उस साइड के साथ जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन आपके पास कम होंगे। तो इस C डबल बॉन्ड हो के इस तरफ सिर्फ एक कार्बन मौजूद है तो ये इसके साथ ऑक्सीडाइज होकर आपके पास दो कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और इस तरफ भी दो कार्बन वाली कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे भी एसिटिक एसिड बनेगा और इस तरफ भी आपके पास एसिटिक एसिड बनेगा। तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब सपोज करें आपके पास यहाँ पर होता C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी एक कार्बन होता है और इस तरफ भी एक कार्बन होता है, ये आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है तो किसी एक तरफ C डबल बॉन्ड होने चले जाना था, तो एक कार्बन वाली आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से हासिल होनी थी और 2 वाली अलग से हासिल होनी थी, तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स हासिल होनी थी। लेकिन यहाँ पे ब्यूटानोन के केस में आपके पास 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हासिल होंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 के हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोड्यूसेस। तो बच्चे आपने जब भी हाइड्रोलिसिस करवानी है नाइट्राइल्स की तो उसके नतीजे में आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें देखने को मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, एसिटिक एनहाइड्राइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एसिड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बच्चे आपने एसिटिक एसिड के रिएक्शंस में एक रिएक्शन पढ़ा जिसके अंदर हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसी तरह से दूसरी तरफ CH3 C डबल बॉन्ड O और OH जो है वो हमें देखने को मिला है। हमारे पास क्या होता है कि एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी तरफ से OH ग्रुप आता है, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें एसिटिक एनहाइड्राइड है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो बच्चे ये हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे सिंपली कंडेंसेशन हो रही है या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो रही होती है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग एंजाइम इज रेज्ड इन रिकेट्स। तो बच्चे ये चैप्टर नंबर 14 PTB की बुक में एंजाइम्स वाले टॉपिक में ऐसे चीज मौजूद है कि जो एल्कालीन फोस्फेटेज है हम लोग इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, छोटे बच्चों के अंदर होने वाली ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखें, बच्चे कहता है कि फॉर अ गैसियस रिएक्शन द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन अ डायरेक्शन। बच्चे प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर आप लोग प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। अब आपने वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, आपने इसको अपोज करना है, मतलब आप लोग इसको वॉल्यूम को इंक्रीज करवाएंगे तो आप लोग रिएक्शन को जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करवाएंगे, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो किस तरफ जाने को प्रेफर करेगा, हमारे पास इंक्रीज वॉल्यूम की तरफ जो है वो जाने को प्रेफर कर रहा होता है। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो रहा होता है, अब आपने इसको अपोज करना है तो आपने इसको उस तरफ लेके जाना है जिस तरफ हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 के एसिडिक बफर कंसिस्ट ऑफ। बच्चे जब एसिडिक बफर पूछा जाए तो इसके केस में आपके पास जो भी मतलब एसिडिक बफर होगा तो वीक एसिड, और अगर बेसिक बफर होगा तो वीक बेस। एसिडिक बफर पूछा गया तो वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ इट विद द
स्ट्रॉन्ग बेस, तो वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों के पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। ये आप लोगों के पास राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन बिटवीन। तो बच्चे 7.35 से लेकर 7.4 तक इसकी रेंज होती है। यहाँ पे उसने 7.45 लिखा है, तो आप लोग इसी को बेटर ऑप्शन के तौर पे सिलेक्ट करेंगे और राइट ऑप्शन जब हमारे पास हेल्प आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, द बफर सोल्यूशन इज नॉट फॉर्म्ड फॉर। तो बच्चे बफर सोल्यूशन कब बनता है, जब आपके पास एक चीज स्ट्रॉन्ग हो और एक चीज है वो वीक हो। NH4OH जो है ये हमारे पास वीक बेस मौजूद है और साथ में NH4Cl हमारे पास साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाते हैं। फिर कहते हैं CH3COOH ये हमारे पास वीक एसिड है और साथ में हमारे पास इसका साल्ट मौजूद है। इसी तरह से C6H5COOH हमारे पास बेंजोइक एसिड मौजूद है और साथ में इसका साल्ट मौजूद है। ये तीनों के तीनों बफर सोल्यूशन। अब HCl जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड नहीं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और NaCl साल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये हमारे पास बफर नहीं होगा। बफर बनाने के लिए एक चीज का स्ट्रॉन्ग होना, मतलब एसिडिक बफर बनाना है तो यहाँ पे वीक एसिड होना चाहिए था और स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए थी, या फिर आपके पास वीक बेस होती है और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो तब आप लोगों के पास वहाँ पे बफर सोल्यूशन बनने को मिल रहा होना था। एनी यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ये आपके पास रिएक्शन गिवन है, कहते हैं द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। बच्चे CO2 आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही, मतलब सॉरी आपके पास CO2 क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। और हमें पता है कि ली-चैटरली प्रिंसिपल में जो चीज कम हो रही होती है हमने इसको इंक्रीज करना होता है, मतलब जो चीज हो रही होती है हमने इसको अपोज करना है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो हम लोग कह सकते हैं बढ़ रही है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन औकात से बाहर निकलती जा रही है कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो हमें इसको कम करना होगा। तो हमें रिएक्शन को जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स। तो बच्चे याद रखिएगा, जब इक्विलिब्रियम आता है ना तो कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती ऑलवेज, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक जैसी रहती है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कंसंट्रेशन जितनी है वो उतनी ही रहेगी, फर्दर चेंज नहीं होगी। इक्वल तब होती है जब आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास हम लोग कहते हैं 15 है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 7 हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग कह देते हैं हमारे पास है 5। अब बच्चे यहाँ पे क्या है, ये सारे का सारा हमारे पास इक्विलिब्रियम ही है। अब इस इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 10 है और जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है 5। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर यहाँ पे 10 थी तो आगे भी सारी की सारी 10 ही रहेगी, यहाँ पे 5 थी तो आगे भी सारी की सारी 5 ही रहेगी। इसका मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब एक जैसी है। इक्वल आप लोग तब कह सकते थे अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी 10 होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 10 होती। तो याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एक दूसरे के कांस्टेंट होती है, ना कि इक्वल। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय। तो बच्चे ये हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दी। तो बच्चे दोनों रिएक्शंस की, चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे रिवर्स रिएक्शन हो, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना कैटलिस्ट का काम होता है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे 4 ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बोलते हैं स्पीड को, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बच्चे हमें पता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है किस चीज के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो बच्चे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, और जब रिएक्टेंट कम होते जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो हमें डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो 64 का जो राइट ऑप्शन है वो हमें बीटा देखने को मिलेगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.5 मोलर सोल्यूशन कंटेन्स। तो मोलैरिटी का बच्चे क्वेश्चन था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब। तो मोलैरिटी 0.5 आपके पास गिवन थी, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। डीएम क्यूब आपके पास 1 ही है, 1 डीएम क्यूब के हिसाब से सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, मतलब आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितनी है 0.5। आपने 0.5 नंबर ऑफ मोल्स
सोडियम हाइड्रोक्साइड के फाइंड आउट करने हैं उसका मैस कितना होगा। तो मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास यहाँ पे कितनी है 0.5, और जो मोलर मैस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो 40, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मतलब जो फार्मूले हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनकी कैलकुलेशंस के ऊपर, इनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि नम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस विद द करंट इज। करंट की मौजूदगी में किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करवा देना ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है कि बच्चे द फॉलोइंग इज द बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन। बच्चे अल्फा में देखें सोडियम Fe3 पॉजिटिव था, तो हमारे पास Fe0, तो सोडियम को बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के लिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव आना चाहिए था, तो ये ठीक नहीं है। बीटा के अंदर देखें तो Ag पॉजिटिव 1 है, तो ये 0 के अंदर जा रहा है, तो जिंक को भी 0 से +1 के अंदर जाना चाहिए था, लेकिन 2 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, तो ये गलत। 40 के अंदर देखें सोडियम 0 से +1 में जा रहा है, जबकि जो हमारे पास सोडियम 0 से +1, लेकिन +1 के कितने आयंस हैं 3, मतलब ये हमारे पास 3 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाकर Fe3 पॉजिटिव 0 के अंदर जा रहा है, मतलब ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होगी। जबकि डेल्टा के अंदर देखें क्या गलती है बच्चे, कि हमारे पास Ag+1 से किस में जा रहा है 0 के अंदर, तो हमारे पास जिंक जो है वो किसके अंदर जाना चाहिए था, हमारे पास जिंक 0 से +1 में जाना चाहिए था, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, तो ये भी हमारे पास बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 40 आ जाता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज द। बच्चे जो चीज जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, मतलब इसको दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत ज्यादा होती है और खुद को रिड्यूस करने की, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। बच्चे याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन सोडियम इज। बच्चे सोडियम हमारे पास एक मेटल है, और मेटल के अंदर पाया जाने वाला बॉन्ड जो है वो मेटेलिक बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास Cl आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 पीटीबी की बुक के अंदर ये एस वैल्यूज गिवन है, आप लोगों ने वो तमाम की तमाम वैल्यूज याद करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी पार्ट 1 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 2 की डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।